Friends, we are going to do the fourth question of the history section of the GS1 for the BPSC mains. So the question is, what were the causes of the revolt of the 1857 and what effect did it have on the Bihar? Okay, so let's see the intro section first. A very famous historian, V.D. Savarkar, described the revolt of the 1857 as the first war of independence in India. ओके सो जो हमारे एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है वी डी सावरकर, इन्होंने जो है लिखा हुआ है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया जो है ये मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857 था. Okay, revolt of 1857 was ignited because of the accumulations of the people's grievances against the British administration, which was never heard. ओके सो रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था ना वो किससे इग्नाइट होता है, क्योंकि बहुत सारे जो लोगों के जो दुखड़े थे, जो पीपल के ग्रीवेंसेस थे, वो एक्यूमुलेट हो गए होते हैं, इकट्ठा हो गए होते हैं, जो कि जो है एक दिन वो मतलब स्टार्ट हो जाता है, भड़क जाता है. ओके सो दिस रिवोल्ट ऑफ 1857 कॉन्स्टिट्यूटेड ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ओके ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था इसमें ऑलमोस्ट हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे. इसमें जो है लाइक पीजेंट्स भी थे, मैन वुमेन, बहुत सारे सेक्शन के जो लोग इसमें जो है सोसाइटी के लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे. ओके बट इसमें कुछ जो है मतलब फ्यू जो एजुकेटेड एंड द मिडिल क्लास के लोग जो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे. ओके सो इसमें मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या थे, जैसे पॉलिटिकल कॉजेज थे, सोशल रिलीजियस कॉजेज थे, इकोनॉमिक कॉजेज, इमीडिएट कॉजेज, एक्सटर्नल कॉजेज, हिस्टोरिकल मिलिट्री कॉजेज. ओके सो इसको लाइन वाइज लाइन देखते हैं अपन लोग. सो द फर्स्ट इज द पॉलिटिकल कॉजेज. सो पॉलिटिकल कॉजेज बेसिकली क्या था कि इफेक्टिव कंट्रोल सब्सिडरी अलायंस ऑफ द लॉर्ड वेल्जली which was introduced in the 1798, doctrine of lapse which was introduced in the 1848. Okay so क्या हो गया, इफेक्टिव कंट्रोल, सब्सिडरी अलायंस एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. ओके नेक्स्ट पॉइंट जो है ग्रीडी बिहेवियर ऑफ द ब्रिटिशर्स टुवर्ड्स द इंडियन वेल्थ्स. ओके जो ग्रीडी बिहेवियर्स था किनका, ब्रिटिशर्स का इंडियन वेल्थ्स के टुवर्ड्स. ओके थर्ड जो है द कोलैप्स ऑफ द रूलर्स. द ईस्टवेल एरिस्टोक्रेसी ऑल्सो एडवर्सली अफेक्टेड द इंडियन सोसाइटी. जो पहले हमारे रूलर्स थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, वो कंटिन्यूसली वो कोलैप्स करते जा रहे थे इनकी पॉलिसीज़ की वजह से. फोर्थ पॉइंट जो है इंडियंस वर फेसिंग डिस्क्रिमिनेशंस इन द वेरियस पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स और द अपॉर्चुनिटीज़. हमें पता है कि जो हायर जो पोजीशंस जो थे जो गवर्नर के ऑफिस में या जो वाइसराय के ऑफिस में, ये जो बेसिकली जो है ये इनको मिल नहीं रहे थे. ये इसमें डिस्क्रिमिनेशंस फेस करना पड़ता था. ये भी वन ऑफ द कॉजेज़ था. सेकेंड पॉइंट देखते हैं सोशियो रिलीजियस कॉजेज. सो अटेम्प्ट्स ऑफ द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स सच एज द एबोलिशन ऑफ द सती, विडो रिफॉर्म्स, रीमैरिज एक्ट, वुमेन्स एजुकेशन एक्सेट्रा. सी हमारी जो सोसाइटी थी वो काफ़ी कंजर्वेटिव थी. हमारी सोसाइटी में जो है बहुत सारी टाइप के कुछ ट्रेडिशंस देखने को मिलते थे, जैसे कि पहले जो है सती का सती प्रथा काफ़ी प्रचलित था. विडो रीमैरिज वगैरह जो है नहीं किया जाता था. तो ये जो कुछ एक्ट आते गए, जैसे कि एबॉलिशन ऑफ द सती, विडो रीमैरिज एक्ट एंड वुमेंस के जो एजुकेशन पे जो प्रमोशन दिया गया, ये वन ऑफ द कॉजेज़ था जो कि मतलब कि लोगों के सेंटिमेंट्स को जो हर्ट कर रहा था. द गवर्नमेंट डिसीजन टू impose a tax on the temples and the mosque land, Religious Disabilities Act 1856. सी एक एक्ट लाया गया Religious Disabilities Act 1856. इसमें क्या था कि जो भी टेम्पल्स एंड मॉस्क की लैंड थे उस पर भी टैक्स लगेगा. ओके थर्ड पॉइंट इज द क्रिश्चियन मिशनरीज वर प्रमोटिंग देयर रिलीजन एट द ग्रेटर एक्सटेंट. सी ये जो जनरली ब्रिटिशर्स जो थे या फिर जो भी फ्रेंच थे या पोर्टुगीज थे, ओके ये सब जो थे बेसिकली क्या थे, ये इनका जो रिलीजन था वो क्रिश्चियनिटी था. तो इनके साथ साथ जो ये तो बेसिकली ट्रेडिंग करने के लिए आए थे, लेकिन इनके साथ साथ में जो इंटेंशन जो था लोगों का वो था कि यहाँ जो इंडियन पीपल है इनको जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाए. सो ये बेसिकली जो है ट्राइबल्स को ये टारगेट कर रहे थे. एंड जो भी जो लोग थे जो कि थोड़े डाइवर्टेड एंड डीमोटिवेटेड लोग थे उनको जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे. नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक कॉजेज़. सो द colonial policies of the East India Company destroyed the traditional economic fabric of the Indian society. सी हमारे जो मतलब कुछ ट्रेडिशनल वीविंग के जो काम वगैरह चलते थे या जो भी यहाँ पे हैंडलूम्स वगैरह की फैक्ट्रीज थी, ये बेसिकली जो है मतलब इन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया. ब्रिटिश पॉलिसीज़ लाइक जमींदारी सिस्टम, रेवतवारी सिस्टम व एक्सप्लॉइटिंग द इंडियंस. ये जो ब्रिटिशर्स की कुछ जमींदारी की जो कुछ पॉलिसीज़ थी, रेवतवारी सिस्टम जिसमें डायरेक्टली रेवत से डायरेक्टली जो पेजेंट से जो टैक्स लिया जाता था,
ये सब काफ़ी एक्सप्लॉइटेटिव नेचर में। द पीजेंट्री वर इम्पोज बाई द न्यू एंड द हाईली अनपॉपुलर रेवेन्यू सेटलमेंट्स एंड द हैवी टैक्सेशन एक्सेट्रा। इनमें हर टाइप के अलग अलग टाइप मतलब कि जो है मतलब ये टैक्सेस लेते थे, यानी वो जो टैक्सेस का जो अमाउंट था धीरे धीरे इन पर बढ़ता ही जा रहा था, जिससे जो है ये मतलब ये बर्डन को फेस नहीं कर पा रहे थे। ब्रिटिश पॉलिसीज़ डिस्करेज द इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड प्रोमोटेड द ब्रिटिश गुड्स। इनकी जो पॉलिसीज़ थी कि जो ब्रिटिश जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था वो जो है धीरे धीरे जो है मतलब ये बिज़नेस डाउनफॉल होते गया इसका। एंड जो ब्रिटिश के जो मशीन से मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स वगैरह होते थे यहाँ पे जो है उनका प्रमोशन होते गया, जिसकी वजह से ये भी मतलब बहुत सारा जो है एम्प्लॉयमेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है इंडिया में। जैसे यहाँ से वो रॉ मटेरियल ले जाते थे, एंड जो यहाँ से जो रॉ मटेरियल ले जाते थे वो अपनी कंट्री में मतलब कि वो ले जाके वहाँ पे मशीन से जो भी क्लोथ्स वगैरह बनाते थे यहाँ पे ला करके जो है उसको मतलब कि काफ़ी कम कॉस्ट पे बेचते थे। एंड जो इंपोर्ट करते थे अपने यहाँ से उस पर टैक्स नहीं लगाते थे, लेकिन जो यहाँ से जो इंडियन प्रोडक्ट्स वहाँ के जो ब्रिटेन के मार्केट में जो जाता था उस पर हैबिट टैक्सेशन लगाते थे, जिससे कि जो यहाँ का जो बिज़नेस था वो डिस्करेज हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द इंडियन मर्चेंटाइल गुड्स वर इम्पोज्ड हाईली टैरिफ्स। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ के जो भी जो एक्सपोर्ट वगैरह हुआ करते थे ब्रिटेन के मार्केट में, वहाँ पे जो हाई टैरिफ्स लगाते थे। एंड द नेक्स्ट इज द रूल्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री इंक्रीज द प्रेशर ऑन द लैंड एंड द एग्रीकल्चर। जब हमारा जो हमारी जब इंडस्ट्री जब कोलैप्स करती गई तो ऑब्वियसली बात है लोग कहाँ जाएंगे, वो लैंड एंड एग्रीकल्चर में ही। तो इस पर जो है मतलब कि प्रेशर बढ़ते चला जाता है। जमींदार्स एंड आर्टिशंस पीपल्स एक्सेट्रा फाउंड दैमसेल्व्स विदाउट द सोर्स ऑफ द इनकम। इन सब लोगों के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं बचता है। सो ये भी वन ऑफ द कॉज था इनके रिवोल्ट करने का। नेक्स्ट देखते हैं द मिलिट्री कॉजेज़। सो द इंडियन सिपाहीज यूज टू गेट लोअर रैंक्स इनटू द आर्मीज़। जो भी इंडियन सिपाही जो थे इनको जो लोअर रैंक दिया जाता था, उनके जो मतलब उनके जो फेलो जो ब्रिटिशर्स थे उनसे कंपैरिजन में। नेक्स्ट पॉइंट है दे वर आस्क नॉट टू वियर एनी रिलीजियस थिंग्स लाइक द टर्बन कलमा एंड द एनी अदर एक्सेट्रा। जो लाइक सिक्स जो हमारे जो होते थे मतलब जो सिपाहीज वगैरह, वो हमें पता ही कि वो जो है टर्बन वगैरह पहन के रखते हैं। हिंदूज़ लोग जो कुछ कलावा वगैरह हाथ में पहन के रखते हैं, या फिर जो मुस्लिम्स जो सिपाहीज हो गए वो जनरली अपने बियर्ड्स वगैरह को ग्रो करके रखते हैं। सो ये जो है ये कुछ भी उसमें अलाउड नहीं था, ये भी उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा था। द इंडियन सिपाहीज डिस्क्रिमिनेटेड रेशियली इन द प्रमोशन एंड द प्रिविलेजेस। और इनका जो डिस्क्रिमिनेशन होता था जब भी प्रमोशंस की बात आती थी, तो जो इनके जो फेलो जो है साथ वाले जो ब्रिटिशर्स जो होते थे उनको ज़्यादा हायर रैंक्स मिलते थे, उनका प्रमोशन ईजिली हो जाता था कंपेयरिंग टू द इंडियन सिपाहीज। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ऑर्डर्स सच एज द सिपाहीज विल नॉट बी गिवन फॉरेन सर्विस अलाउंस लाइक द भत्ता व्हेन सर्विंग इन द सिंध एंड द पंजाब। एंड जो भत्ता मिलता था जब वो आउटसाइड द कंट्री सर्व करते थे, तो उनको जो कुछ भत्ता मिलता था या बाहर सर्व करते भत्ता मिलता था, ये जो है मतलब कि ऑर्डर है कि ये नहीं मिलेगा। ये भी एक वन ऑफ द कॉजेज़ था इनके रिवोल्ट करने का। और नेक्स्ट देखते हैं द एक्सटर्नल कॉजेज़। सी एक जो है 1838 से जो है 1842 तक वॉर चलता है, फर्स्ट अफगान वॉर, जिसमें ब्रिटिशर्स की बहुत बुरी तरह से हार होती है। पंजाब वॉर इसमें भी, एंड द क्रीमिया वॉर 1854 टू जो 1856 तक चलता है, इसमें इन तीनों वॉर्स में ब्रिटिशर्स की हार होती है। तो एक जो ना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करता है इंडियंस पे कि ब्रिटिशर्स आर नॉट लाइक हैविंग सुपर नेचुरल पावर्स जिनको डिफीट नहीं किया जा सकता। ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हेल्प करता है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में खड़े होने का। नेक्स्ट देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़। So rampant corruption in the company's administration, especially among the police, petty officials and the lower courts, was a major cause of the discontent. See, जो पुलिस ऑफिसर्स जो होते थे वो जनरली जो यहाँ के पेजेंट्स से या ट्रेडर्स से वो जो है मतलब काफ़ी उनके साथ करप्शन करते थे, मनी डिमांड करते थे। एंड जो ऑफिसर्स वगैरह होते थे वो भी डिमांड करते थे। जब ये कोर्ट वगैरह में कोई केस वगैरह जाता था तो ये भी करप्शन से जो इनका केस जो है मतलब करप्शन की वजह से ये जो केस भी नहीं जीत पाते थे। एंड वही जो ब्रिटिशर्स जो होते थे वही बेसिकली जो इनसे केस भी जीत जाया करते थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द इमीडिएट कॉजेज़। सो द इंट्रोडक्शन ऑफ द इनफील्ड राइफल एक्टेड एज एन इमीडिएट कॉज। द कैटरीज दैट वॉज to be bitten off was made up of either pig fat or the beef, which hurted the religious sentiment of the Indian. सी एक जो है एक मतलब कि जो है 1856 में एक जो है इनफील्ड राइफ़ल जो है इंट्रोड्यूस होता है इंडिया में। एंड उस राइफ़ल में ये बिलीव किया जाता था कि जो उसमें जो कार्ट्रिज यूज़ किया जा रहा था उसमें बेसिकली
पिग या बिफ का जो है फैट उसमें मिला होता था, जिसको जो है दांतों से काट करके उसको यूज़ करना होता था, जिससे कि जो हिंदूज एंड मुस्लिम दोनों का सेंटिमेंट्स हर्ट होता है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं कि अब इफेक्ट क्या पड़ता है रिवोल्ट ऑफ 1857 का ऑन बिहार। ओके, सी इट लेड टू द फार रीचिंग चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, सो बिहार को लेकर के बहुत सारे उनको पॉलिसीज़ में चेंजेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज द एज पर द क्वींस एलिजाबेथ प्रोक्लेमेशन ऑफ द 1 नवंबर 1858 द एरा ऑफ द एनेक्सेशन एंड एक्सपेंसेशन एंडेड। द ब्रिटिश प्रॉमिस टू रिस्पेक्ट डिग्निटी एंड द राइट्स ऑफ द नेटिव प्रिंसेस। सी बेसिकली जो है ये बहुत ईजिली पहले जो है मतलब 1858 से पहले जो क्या करते थे, जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे करके उनको जैसे कि मिस मैनेजमेंट का या मेल एडमिनिस्ट्रेशन का या जो सब्सिडी अलायंस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इस टाइप की कुछ पॉलिसीज से उनको क्या करते थे, अपने ब्रिटिश एम्पायर में यहाँ के प्रिंसली स्टेट्स को मिलाते जा रहे थे। लेकिन 1 नवंबर 1858 क्वीन एलिजाबेथ का प्रोक्लेमेशन आता है। इसमें ये कहा जाता है कि अब जो है ब्रिटिश जो एम्पायर जो है ब्रिटिश राज जो इंडिया में वो एक्सपेंड नहीं करने वाली है, जितनी टेरिटरी है उतनी रहेगी और हम यहाँ के प्रिंसली स्टेट्स को अब नहीं मिलाएंगे। ओके, सो ऑब्वियस सी बात है इसका इफेक्ट बिहार पर पड़ा। बिहार के भी प्रिंसली स्टेट्स को जो है उसको भी ब्रिटिश एम्पायर में नहीं मिलाया जाएगा। ओके, सो इट सोड द सीड ऑफ द नेशनलिज्म इन द माइंड ऑफ द बिहारीज। ओके, सो जो हमारा रिवोल्ट जो 1857 का होता है, इसमें जो है मतलब हमें पता है कि कुंवर सिंह, पीर अली जैसे जो है बहुत सारे ब्रेव जो है मतलब पीपल खड़े हो जाते हैं, लीडर्स खड़े हो जाते हैं। इससे क्या होता है, यहाँ बिहार के पीपल के लोगों के माइंड में नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाती है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, द ग्रेट चेंजेस सीन इन द मिलिट्री was Peel Commission was formed and the soldiers from the Bihar UP decrease। सी बेसिकली क्या होता है, जबकि हमने देखा था कि जब सिपाहीज म्यूटनी होता है, जब यहाँ के पुलिस जब आर्मी पर्सनल्स ने ही जब रिवोल्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में ही, सो ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया कि जिस स्टेट से बेसिकली लोगों ने रिवोल्ट नहीं किया था वहाँ के जो है आर्मी पर्सनल्स का नंबर बढ़ा दिया गया, और जहाँ के जो लोगों ने जो है बेसिकली रिवोल्ट किया था, हमने देखा था देवघर में रिवोल्ट हुआ था, वहाँ मेरठ में रिवोल्ट हुआ था, बेसिकली जहाँ पे भी रिवोल्ट हुआ था बिहार यूपी और एडजॉइनिंग एरियाज़ में, वहाँ के जो है सोल्जर्स को डिक्रीज़ कर दिया गया एंड गोरखा और सिख सोल्जर्स को बढ़ा दिया गया। इसके लिए जो है पील कमीशन अपॉइंट किया गया था। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, द रिवोल्ट गेव मेनी इंपॉर्टेंट फेसेस सच एज द पीर अली, बाबू कुंवर सिंह एक्सेट्रा। ये रिवोल्ट ऑफ 1857 ही था जिसके वजह से कुछ जो है बड़े मतलब कि ब्रेव जो है लीडर्स उभर के आते हैं हमारे सामने, जैसे कि पीर अली, बाबू कुंवर सिंह। कंक्लूजन देखते हैं, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज नॉट सो मच सक्सेसफुल and was later suppressed by the Britishers with the help of the few Indians। सी जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था वो बहुत ज़्यादा जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ, और इसको ब्रिटिशर्स ने जो है इंडियंस के ही हेल्प से बहुत ईजिली इसको जो है सप्रेस कर दिया, दबा दिया। बट इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट इट क्रिएटेड अ सेंस ऑफ द नेशनलिज्म इन द हार्ट ऑफ द इंडियंस। बट हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ जिसकी वजह से इंडियंस में धीरे धीरे नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगती है, एक जो है देश के प्रति जो है मतलब पेट्रियोटिक फीलिंग आने लगती है। डिस्पाइट इट फेलो, दिस रिवोल्ट served a grand purpose of a source of inspiration for the upcoming national movements। ठीक है, though it's clear that revolt of 1857 failed रहा, बहुत सारे उसके रीजन्स थे, हमने देख लिए क्या क्या रीजन्स थे। ओके, कॉजेज़ देख लिया हमने रीजन्स में कि ये स्कैटर्ड था, कोई प्रॉपर गवर्नेंस या जो है मतलब गवर्नेंस की कोई इनके पास पॉलिसी नहीं थी, कोई नेशनल लीडर नहीं थे, इनमें कोई भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी। ये सब कुछ रीजन्स थे जिसकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो ये ग्रांड पर्पज़ ये जो है इंस्पिरेशन का अपकमिंग नेशनल मूवमेंट्स के लिए उसको ये फुलफ़िल करता है, एक इंस्पिरेशन के सोर्स की तरफ ये काम करता है रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके, थैंक यू गाइज, हियर इट एंड्स।